दिन कह रहा नहीं सर वही होगा, नहीं सर वही होगा, आप गलत पढ़ा रहे हो। क्यों भाई? तो एलॉय इज ए सॉल्यूशन, और एलॉय किसका सॉल्यूशन होता है? जब सॉलिड को सॉलिड में मिलाया जाता है। when the solid is mixed up into solid and in a uniform composition, this is called a solution। ठीक है भैया, क्या कहते हैं इसको? सॉल्यूशन कहते हैं। कोलॉइड्स के अंदर क्या होता है कि कोलॉइड्स में हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं चीजों को, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं बहुत ज्यादा। एलॉय की मैं सॉल्यूशन के में और एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं बात करता हूं सॉल्यूशन में, ये आपका ग्लास ऑफ वाटर है, और ग्लास ऑफ वाटर में आपने क्या डाल दिया? शुगर डाल दिया। तो शुगर आप देखते हो कि वो पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना? पूरे वाटर में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं लगता है आपको कि ऊपर ऊपर क्या है ना, ऊपर ऊपर मीठा है और नीचे नीचे मीठा नहीं है? ऐसा तो नहीं होता। यानी कि वो पूरे में क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सॉल्यूशन और सॉल्यूशन एंड देन है कोलॉइड्स। ठीक है, चलो सॉल्यूशन को भी तीन प्रकार में बांट दिया जाता है, ठीक है, और कोलॉइड्स को भी क्या है? दो तीन प्रकार में बांट दिया जाता है। ओके, लेकिन मैं इसको भी यहीं पे थोड़ा सा फाइंड अप करूंगा, क्योंकि फिर अपना मेन टॉपिक पे आता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन भी क्या होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं, सुपर सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। और कोलॉइड्स को भी क्या है? बांट दिया जाता है ना? कोलॉइड्स के भी नौ टाइप्स होते हैं, सॉलिड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड लिक्विड, है ना? जो आपका बनता है ना सवाल, जो सवाल बनता है वो यहीं से बनता है। कैसे बनता है? मिल्क इज इमल्शन। इमल्शन क्या होता है? जो लिक्विड को लिक्विड में मिलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द इमल्शन। मतलब इसके भी टाइप हो जाते हैं, सॉलिड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड, गैस एंड सॉलिड, सॉलिड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, गैस एंड गैस, सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड, गैस एंड लिक्विड। सॉल्यूशन के भी ऐसे ही नौ टाइप होते हैं, सॉलिड एंड सॉलिड। ठीक है, तो वो एक जो हमारा क्लास चलेगा उसको मैं वहां पे ब्रीफ कर दूंगा। तो कहने का मतलब है कि पूरी जो ये केमिस्ट्री है इस चार्ट में समाहित हो जाती है, और इसी को आप फिर क्या है? पढ़ते हो। ठीक है, ठीक है भाई। तो हमें बेसिक चीजों के बारे में जब पता होगा तो थोड़ा सा हमारा पढ़ना आसान हो जाता है। अब आप इस टेबल में जितने भी वर्ड्स हैं ये सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे आपको फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीसी ये पढ़ने हैं अपने एग्जाम के लिए। आपको केमिकल में प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस पढ़ने हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में आपके क्या हो गए? प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट हो गए, कंपाउंड हो गए, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस इम्प्योर सब्सटेंस। क्योंकि बच्चे को कई बार यही पता नहीं होता है कि भाई कंपाउंड और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। तो यही छोटे छोटी चीजें होती है जो कंसेप्ट को बनाती है। चलो इसको यहीं पे लास्ट स्लाइड, लास्ट यही है। मिल जाएगा ना? हाँ, सब मिल जाएगा, एनोटेशन में सब कुछ मिल जाएगा। चलो ठीक है भाई, अब थोड़ा सा ये समझते हैं, है ना? एक बार बाद में ऐसे डाउनलोड कर लेना एनोटेशन, मतलब एनोटेशन के साथ, और फिर इसको ग्रुप में भी शेयर कर देना। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब है सर प्लीज अब देखिए। ठीक है भाई, ठीक है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन, प्योर सब्सटेंस और एलिमेंट। तो एलिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई एलिमेंट को हमें क्या है? क्लासिफिकेशन करना है। एलिमेंट को हमें क्या करना है? क्लासिफाइड करना है। तो एलिमेंट के बारे में जब हम बात कर रहे थे, ठीक है, और एलिमेंट की खोज होती गई, एलिमेंट को लोग खोजते गए, है ना? एलिमेंट के बारे में बताते गए, और ऐसे करते 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 कितने एलिमेंट टोटल हमने खोज लिए? 118 एलिमेंट आज टोटल है। कितने एलिमेंट है टोटल? 118 एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल में है। इन 118 में से 94 कैसे हैं? नेचुरल है। नेचुरल का मतलब है कि वो नेचर से डायरेक्टली पाए गए हैं। तो 118 में से 94 घटा दो, 8 में से 4 गए तो 4, 11 में से 9 गए तो 2, यानी कि 24 हमारे कैसे हैं? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब है कि जिसको ह्यूमन ने अपने अकॉर्डिंग क्या है उनको बनाया है। तो कहने का मतलब है कि व्हाई द नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि जब आपके घर की किचन का सामान आता है, तो किचन का सामान कैसे रखा होता है? उसको प्रॉपर मैनर में आप रखते हो कि नहीं रखते हो? है ना? कि भाई मसाले इधर हो गए, एंड इधर क्या हो गया? बेकरी आइटम हो गया, इधर क्या हो गया? इधर राशन हो गया। क्यों करते हो ऐसा? अपनी सहूलियत के लिए करते हो कि जब मुझे इसका यूज करना होगा तो मैं आराम से इसको कर सकता हूँ। आप लाइब्रेरी गए होगे तो लाइब्रेरी में बुक्स के रखने का एक तरीका होता है ना? जैसे मेरे स्कूल में था तो मैं देखता था कि भाई तरीका ये था कि साइंस की बुक सारी एक तरफ रखी है, मैथमेटिक्स की सारी एक तरफ रखी है, कुछ क्लासेस वाइज रखी है, 6 क्लास, 7 क्लास, 9 क्लास, 8 क्लास। मतलब ये होता था कि भाई जब मुझे पर्टिकुलरली जाना है तो मैं वहां तक चला जाऊंगा। तो किसी भी चीज को क्या है, एक हम अरेंजिंग ऑर्डर में उसको रखते हैं ताकि उसकी स्टडी क्या हो जाए? इजी हो जाए, ताकि उसकी स्टडी क्या हो जाए? इजी हो जाए। तो ये जो एलिमेंट थे ये क्या थे? ऐसे ही बिखरे पड़े हुए थे। एलिमेंट क्या हुए थे? ऐसे ही बिखरे पड़े हुए थे, और बिखरने के बाद साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई चलो इनको एक तरीके से लगाते हैं, इनको एक तरीके से लगाते हैं। तो इनको इसी तरीके में लगाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया। यानी कि आगे का जो हमारा सेशन है, कौन बनेगा बापू, क्या कौन बनेगा बापू। कहने का मतलब है कि सिंपल सी बात यह है कि चीजें डिस्कवर होती गई, कमियां निकलती रही, नए लोग आते रहे, और अपना चौड़ी का कोई भी अपना चीजें वो प्रोवाइड कराते रहे।
यानी कि फाइनली हम उस तक पहुंचे कैसे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दैट इज कॉल्ड द मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ द जॉब्स, यानी कि ये जो ऐसे बिखरे हुए थे इनको कैसे कैसे साइंटिस्ट ने बताया। तो इस सीरीज में सबसे पहले जो आए और उनका नाम था डोबरनियर। उनका नाम क्या था? डोबरनियर। क्या नाम था भाई? डोबरनियर। डोबर EINER। इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, लेकिन प्लीज ये एनोटेशन के साथ जरूर पढ़ना। मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आए कौन? डोबरनियर। और डोबरनियर ने क्या कहा, देखो अब यहां से चीजें सिंपल हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, बस आपको क्या है, सिंपली रिवाइज करना है। DOBEREINER। चलो, डोबरनियर। और बात कुछ उस जमाने की है, कब की? 1817 की, ठीक है। 1817 में क्या चल रहा था वैसे इतिहास में, कोई बताएगा मुझे? 1817 ये कौन सा टाइम होगा? 1817 कौन सा टाइम था? हाँ जी, 1817 कौन सा टाइम था ये इतिहास में? 1857 से पहले चले जाओ। 1817, चलो वेरी गुड, पढ़ रहे हो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, चलिए। तो 1817 में एक जर्मन के साइंटिस्ट थे, ठीक है, और जिनका नाम था जॉन वॉल्फगैंग डोबरनियर, ठीक है। कंप्लीट नाम इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। जॉन वॉल्फगैंग डोबरनियर। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी थ्योरी दी, और इन्होंने क्या दिया? एक ट्राइट्स दिया, ठीक है। ट्राइट्स इज बेसिकली ग्रुप ऑफ थ्री थिंग्स। ट्राइट्स का मतलब क्या होता है? दैट इज ग्रुप ऑफ थ्री। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने तीन एलिमेंट को क्या है, एक साथ लगाया। इन्होंने तीन एलिमेंट को एक साथ लगाया और इन्होंने बोला कि भाई जो बीच वाले का एटॉमिक मास होगा वो साइड वाले दो का एवरेज होगा। वो क्या होगा? साइड वाले दो का एवरेज होगा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सबसे पहले लिया किसको? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन्होंने बोला कि सोडियम का जो मास होगा वो लिथियम और पोटेशियम के मास के एवरेज के बराबर होगा। बात बहुत सिंपल है ना? और सिंपल बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब सवाल आता है तो क्यों हमारी गलती हो जाती है? क्योंकि हम चीजों को पढ़ते तो हैं लेकिन फाइनली उस टच तक नहीं लेके जाते हैं, फाइनल उस लेवल तक नहीं लेके जाते हैं, और वहीं से हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कई बार मैंने आपको बताया कि आप मैथमेटिक्स में सवाल कर रहे हो, आपने 50 सवाल किया, आपने 51 सवाल किया, आपने 52 सवाल किया। एट द स्टेज ऑफ 52 आप सवाल छोड़ के चले गए। मान के चलो एग्जाम में 53 पूछ लिया, अब क्या करोगे? दिस वाज योर हार्ड लक और नॉट, है ना? ये आपकी बदकिस्मती होगी कि आप 52 तक सवाल करके गए थे और उसने 53 नंबर का पूछ लिया। तो कहने का मतलब है कि जब तक उस पीक को, शिखर को नहीं पा लेते हो तब तक मजा नहीं आएगा, है ना? क्योंकि बेसिक चीजें सभी को पता होती हैं लेकिन हमें उस पर फाइनल ढूंढना है, ठीक है भाई। तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, तो पहला जो इनका ट्राइड्स था वो ये था। तो यहां से जो सवाल बनता है वो सवाल ये बनता है कि विच एलिमेंट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ डोबरनियर ट्राइड्स। डोबरनियर के ट्राइड्स का कौन सा एलिमेंट पार्ट नहीं था? अब तीन ही थे, ये तीन आपको पता होना चाहिए, चौथा आपको कोई अलग दे देगा और वो आपको पता नहीं होगा तो आप उसमें फंस जाओगे। जैसे और मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी में जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ते हो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली थी, है ना, जो संविधान सभा थी, उसके कुछ मेंबर थे। तो उन मेंबर्स के नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, राइट? जहां तक मैं सही हूं, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
तो कहने का मतलब है कि आपको उन सबके नाम पता होने चाहिए, और यदि कोई फॉरेन नेम वहां पे आता है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। चलिए मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि डोबर्नियर ट्राइब्स में कौन कौन से 3 लॉ, कौन कौन से 3 ट्राइब्स थे, बताइए। आप सभी पढ़ के आए हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, आप बताइएगा, बताइए जी, प्लीज बताने की कोशिश करें। हाँ जी, देखो मैं क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, क्या यही तुम्हारी कमी होती है, यही तुम्हारी कमी होती है, इसका मतलब तुमने ध्यान से सुना ही, और यहीं से तुम्हारी समस्याएं भी शुरू होती हैं, है ना। आई डोंट नो कि क्या आ गया था, क्या हो गया था, क्यों हो गया था। जब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना है कि आपको ध्यान से सुनना चाहिए। सर आपको बता दूं कि ये कोई मैं कथा नहीं कह रहा हूं कि आधी सुन लोगे आधी नहीं सुनोगे तो भी चल जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि क्लास में जितना अटेंटिव होके रहोगे उतना ही चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। मैं आंसर पूछ रहा हूं, आप मुझसे पूछ रहे हो क्या। अब बता दूं ये क्यों गलत है। ये क्या की जो आदत होती है ना, इंग्लिश में इसी को कहते हैं पार्डन प्लीज, एक्सक्यूज मी, है ना, या फिर सिंबल में से कह देते हैं है का मतलब समझते हो ना भाई, दोबारा कहिए क्या कह रहा था, मैं फिर से बता देता हूँ। when you will appear in your SSB interview, right, and if the examiner is saying to you some question, examiner is asking, interviewer asking to you, and if you are not attentively listening, एंड बार बार आप उसको बोलोगे क्या सर, पार्डन मी सर, रिपीट सर, इरिटेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और जहां वो इरिटेट होगा भगा देगा आपको, कहेगा ओके जेंटलमैन योर इंटरव्यू वाज वेरी नाइस, ओके, है ना। लेकिन ध्यान रखना कि वही जेंटलमैन आपकी बैंड बजा देगा। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे कह के तो नहीं भगाएगा, चल भाई निकल, हो गया बहुत हो गया, नहीं, आपको बड़े इज्जत से प्यार से, ओके जेंटलमैन योर इंटरव्यू वाज सो नाइस। जब इंटरव्यू सो नाइस था तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ क्योंकि कमी थी। डांट नहीं रहा हूं, समझाने रहा हूं, थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान दिया करो, ठीक है, क्या चल रहा है उसको अटेंटिव होकर सुना करो। चलिए बताए, कोई बताएगा कौन कौन से 3 ट्राइब्स थे? हाँ जी, डोबरनियर के कौन कौन से 3 ट्राइब्स थे? यस और नो तो बताओ भाई कोई, कि सारे ही सो गए। डोबरनियर ने 3 ट्राइब्स दिए थे, कोई सारे के सारे ऐसे हो रहे हो बताओ। मैंने पहले ही कहा था ध्यान देना, यदि मुझे लगेगा आप सिंसियर नहीं हो मैं बीच में बंद कर दूंगा, मुझे लगेगा तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कुछ और पढ़ाने लगूंगा, वो कैब कराने लगूंगा। क्योंकि आपके लिए यदि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं, आपके लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। आपने पढ़ा है कहीं से ऐसे इस तरीके से कोई पढ़ा रहा है, एंड उसके बाद भी आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो क्यों? क्यों? मैं भी पीडीएफ पकड़ा दूंगा और ऐसे बकता हुआ चला जाऊंगा, आप पढ़ लेना। चलो थोड़ा सा ध्यान दो, चीजों को समझो। डोबरनियर ट्राइड्स थे, मतलब डोबरनियर ने क्या बोला था? डोबरनियर ने ये बोला था कि भाई 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3, 1 2 और 3, दूसरे वाले का जो एटॉमिक मास होगा वो पहले और तीसरे के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। यानी कि एटॉमिक मास ऑफ 2 इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ 3 बाई 2, ऐसे ही निकालते हैं एवरेज। दो को जोड़ के 2 से भाग, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। तो इस ट्राइड के कौन कौन पार्ट थे ये मैंने पूछा था। तो पहला ट्राइड सी हो गया। दूसरा जो ट्राइड्स था वो कौन सा था? दूसरा ट्राइड्स था आपका
हाँ जी, कोई बताएगा? कुछ तो बता दो यार। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरिलियम। ठीक है, चलिए। तीसरा जो ट्राइड्स था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब यहाँ पे आपको चौथा ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, आपको नहीं पता है तो आप गलत कर दोगे, है ना। आपको मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लिथियम भी दे सकता है, वो नहीं था। तो इनकी जो दुनिया थी वो सिर्फ इन्हीं 9 एलिमेंट पे जाके सिमट गई थी। इनकी जो दुनिया थी, इन्होंने जो लॉ दिया था, वो यहीं पे जाके क्या है, सिमट गई थी। यहीं पे जाके क्या है, सिमट गई थी। और इसके बाद इन्होंने बोला कि भाई ठीक है, इतना ही है। तो क्या ये थ्योरी आगे चल पाई थी? नहीं चल पाई। चलती तो आज हम इसी को पढ़ रहे होते। और दूसरी चीज कि ये किस पे डिपेंडेंट थी, ये एटॉमिक मास के बेसिस पे थी। इसका जो बेस था वो क्या था, एटॉमिक मास था। ठीक है भाई, चलो। सेकंड नंबर पे फिर हमारे आए एक और साइंटिस्ट, दैट इज कॉल्ड द न्यूलैंड्स। चलो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। चलो, सेकंड नंबर पे आपके जो साइंटिस्ट आए और उनका जो नाम था जॉन न्यूलैंड्स। ठीक है, कितने में, 1866 में। ठीक है, उसके बाद जॉन न्यूलैंड आए और जॉन न्यूलैंड ने क्या बताया, जॉन न्यूलैंड ने बोला कि भाई जो एटॉमिक जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक एलिमेंट हैं, वो कैसे अरेंज होते हैं, कि वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। पहले के बाद जो आठवां एलिमेंट आता है, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। यानी कि इन्होंने क्या है, ऑक्टेव का लॉ दिया। और ऑक्टेव का मतलब होता है सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी के बाद फिर से सा आ जाता है, तो इन्होंने भी बोला कि भाई हर सातवें एलिमेंट के बाद जो आठवां एलिमेंट आता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इनकी भी जो थ्योरी थी, उसका जो बेस था वो क्या था, एटॉमिक मास ही था। इनकी जो थ्योरी थी, उनका जो बेस था वो भी क्या था, एटॉमिक मास ही था। एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने बताया कि भाई हर आठवां एलिमेंट क्या करता है, पहले एलिमेंट के जैसा रिजेंबल करता है। क्या करता है, पहले एलिमेंट के जैसा रिजेंबल करता है। और इनके टाइम तक 56 एलिमेंट क्या है, डिस्कवरी हो चुकी थी। 56 एलिमेंट इनके टाइम तक आ चुके थे। ठीक है, 56 एलिमेंट इनके टाइम तक आ चुके थे। लेकिन ये जो महाशय थे, ये जो जेंटलमैन थे, इन जेंटलमैन ने सिर्फ और सिर्फ 20 तक ही ये लॉ अपना बता पाए थे। 20 एलिमेंट तक ही ये क्या था, लॉ वैलिड था। और उसके बाद ये नहीं बताए थे। यानी कि इट वॉज इट वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। एंड कैल्शियम का जो है दैट इज कॉल्ड द 20।
एंड आफ्टर कैल्शियम उसके बाद ये इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो क्या था, वो पॉजेस नहीं कर पाया, यानी कि पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी की थी वो आठवें एलिमेंट के साथ नहीं मिल रही, वो आठवें एलिमेंट के साथ नहीं मिल रही। तो इनका भी क्या हो गया, फेल हो गया। भाई मैं काफी टाइम हो गया मुझे आए हुए, 48 मिनट मुझे हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। और इट वाज बाय माय फॉल्ट, मैं कहूंगा मेरी ही गलती थी, है ना। आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, ओके, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, और यहाँ से इसको लाइव कर लेना। चलो भाई एक बार बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, ओके, क्लियर है। चलो, तो न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव इन द 1866, इन्होंने बोला कि भाई पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और सातवें के बाद जो आठवां आएगा उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। लेकिन ऐसा सिर्फ कहां तक हुआ, बीसी एलिमेंट तक हुआ, यानी कि कैल्शियम तक ही हुआ, और कैल्शियम के बाद इनका थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। और इनका भी जो बेस था वो क्या था, एटॉमिक मास ही, इनका भी जो बेस था वो क्या था, एटॉमिक मास ही था। तो डोबरनियर साहब आए, डोबरनियर साहब को ऑक्टेव साहब ने बोला कि ऑक्टेव साहब ने बोला कि डोबरनियर साहब रखो अपनी थ्योरी, कोई काम की नहीं है। फिर इन्होंने अपनी थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के दी, और इनकी भी क्या है, टेबल फेल हो गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है, ये एटॉमिक मास वाले फेल हो गए क्या? हाँ जी बिल्कुल फेल हो गई, एटॉमिक मास वाले फेल हो गई। एटॉमिक मास फेल ही होती रहेगी जब तक आएगी, बाद में एटॉमिक नंबर आएगा, वही पास होगी, वही आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर पे फिर कौन आए, मेंडलीव आए। थर्ड नंबर पे कौन आए आपके, मेंडलीव्स आए, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट करके, हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हु इज एसोसिएटेड विद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए बताइएगा कौन है, कमेंट करके बता दीजिए। मेंडलीव, वेरी गुड, सेम मेंडलीव। दिमित्री, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहां से न्यूलैंड के बाद, ठीक है, और न्यूलैंड के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या है, कोशिश की, ध्यान देना उनका जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन न्यूलैंड के बाद बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपनी थ्योरी दी, लेकिन सबके सबने एटॉमिक मास पे ही दी। लेकिन जाना किसको जाता है, जो लास्ट में उसको समराइज कर देता है। और मेन क्रेडिट जो गया वो किसको गया, मेंडलीव को गया। अभी आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, मॉडर्न वाला बताऊंगा अभी। तो मेंडलीव और इनका जो पूरा नाम था वो क्या था, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। क्या नाम था भाई इनका, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, ठीक है। दिमाग दिमित्री मेंडलीव, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, ये कहाँ के थे, रशिया के थे, ठीक है। ये रशियन साइंटिस्ट थे, हालांकि पूछा नहीं जाता, लेकिन बता रहा हूं, कभी अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो ठीक से तो पढ़ाओगे, बच्चा भी बोलेगा यार बाप ने मेहनत की है ना, नहीं तो बच्चा भी बोलेगा कि यार बाप ने मेहनत नहीं की है, वो भी नालायक हो जाएगा। फिर कभी उनको पढ़ाओगे तो लगेगा कि हाँ यार, है ना, अपने जमाने में इन्होंने मेहनत की है, देखो आज तक नॉलेज है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और इसका भी जो बेस था, और इसका भी बेस क्या था, एटॉमिक मास ही था। इसका भी जो बेस था वो भी क्या था, एटॉमिक मास ही था। तो मेंडलीव ने जब काम करना शुरू किया,
तो उस टाइम तक कितने हो चुके थे, 63 एलिमेंट हो चुके थे। हमने लास्ट कहां पे छोड़ा था, 56 पे छोड़ा था, लेकिन 56 के बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, लेकिन जब मेंडलीव ने काम करना शुरू किया तो कितने थे, 63 एलिमेंट उस टाइम तक क्या है, जाने जा चुके थे। तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने इन 63 एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को एनालाइज करना शुरू कर दिया। मतलब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ना, कौन किससे मिलने आ रहा है, कौन किसके जैसा है, तो उस पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, है ना। तो उसके बाद मेंडलीव ने क्या किया, तो मेंडलीव ने एक चीज देखी, मेंडलीव ने एक चीज देखी और उसमें इन्होंने पाया कि जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं किसके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, किसके, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के। चलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बारे में मैं बात करता हूं सबसे पहले। तो ऑक्सीजन क्या होता है, बड़ा ही रिएक्टिव होता है और बहुत जल्दी किसी के साथ रिएक्शन कर लेता है। भाई ऑक्साइड बना लेता है जहां उसको एयर का प्रेजेंस मिलता है और वहीं वो क्या कर लेता है, ऑक्सीजन बना लेता है। तो उसने किसको सेलेक्ट किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेलेक्ट किया, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं। ठीक है भाई, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेलेक्ट करके बिकॉज ऑफ देयर रिएक्टिविटी उसने क्या है, एनालाइज करना शुरू कर दिया। मतलब ऑक्सीजन के साथ कोई भी एलिमेंट क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, वो हाइड्राइड बनाएगा। और इसके बाद उसने क्या है, प्रॉपर्टीज को एनालाइज करना शुरू कर दिया। तो दिमित्री ने क्या किया, बड़े ही जानदार साइंटिस्ट थे और ऐसे उनका पूरा टेबल था और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 63 कार्ड्स लगा दिए, ऐसे पूरे 63 और उनके नाम रख के उनके सबके कार्ड लगा दिए और देखा, रिएक्शन कराते गए, एनालाइज करते गए, रिएक्शन कराते गए, एनालाइज करते गए। जितनी भी चीजें हैं, है ना, ऐसी ये प्रूव नहीं होती हैं, ये एनालाइज बेस होती हैं, ऑब्जर्वेशन बेस होती है। भाई ऑब्जर्वेशन करके ही तो बताया। अब आप मुझसे पूछने लगो कि सर सोडियम और लिथियम क्यों मिलते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि एक साथ पैदा हुए थे, नहीं, बिकॉज उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सेम होती है, दोनों की वैलेंसी सेम है, दोनों एक ही ग्रुप में आते हैं, ठीक है, हालांकि डिफरेंस भी है। तो ये चीजें क्या होती हैं, ऑब्जर्वेशंस बेस होती है। तो उन्होंने इन 63 एलिमेंट्स के लिए 63 कार्ड्स लिए और 63 कार्ड्स को क्या है, ऐसे दीवार पे लगा दिया। जैसे आपने हॉलीडे मूवी देखी होगी, ठीक है, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ द ड्यूटी, है ना, अक्षय कुमार की मूवी थी। एंड व्हेन द अक्षय कुमार इज गोइंग टू कंडक्ट द मिशन, तो उसका जो ऐसे रूम होता है, टेबल होता है, उस पे वो क्या लगा देता है, ऐसे पूरा चार्ट लगाता है ना, आपने देखा होगा, थंबपिन का यूज करके वो करता है। और उसके बाद जब वो ड्रॉ करता है तो वो क्या होता है, चीजें विजुअलाइज होने लगती है। याद आ गया होगा आपको सीन शायद, है ना। तो चीजें क्या होती है, विजुअलाइज होने लगती है। तो सेम किसने किया था, मैंडलीव ने भी किया था। उसने से 63 कार्ड बना लिए, अच्छा भाई ये यहाँ पे मैच कर रहा है, चल तू यहाँ पे आ जा, तू यहाँ पे कर रहा है, तू यहाँ पे आ जा। तो उन्होंने क्या है, इसको ऐसे अरेंज कर दिया। तो मेंडलीव ने जो इसको अरेंज किया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किसके बेसिस पे किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे किया था कि भाई एटम जो मेंडली पीरियोडिक टेबल में होते हैं वो किसके बेसिस पे होते हैं, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे होते हैं। मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शन आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, और यहीं से एक्सेप्शन बनते हैं कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट थे जिसने मेंडलीव के लॉ को क्या किया था, फॉलो अप नहीं किया था। मेंडलीव ने बोला कि भाई एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे कि तीन पहले आ गया, दो बाद में आ गया। फॉर एग्जाम्पल अभी बताऊंगा कौन कौन से थे। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने अपनी थ्योरी को दिया।
चलिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा कि मेंडलीव के टाइम पे, ठीक है, आप में से किसी को पता हो वेरी गुड बताना, मेंडलीव के टाइम पे कितने ग्रुप और पीरियड्स थे? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं ना भाई, ग्रुप होते हैं और पीरियड होते हैं। चलिए मुझे एक बार बताइए कि हाउ मेनी ग्रुप एंड पीरियड्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, प्लीज बताने का कष्ट करें। 8 6 8 7 7 पीरियडिक एंड पी ग्रुप। चलिए भाई और बताइए। 8 7। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें ग्रुप कितने थे और पीरियड कितने थे? ठीक है भाई, ग्रुप इज द वर्टिकल कॉलम, ठीक है, और ग्रुप कितने थे? 8 ग्रुप थे। एंड पीरियड इज द हॉरिजॉन्टल कॉलम, और पीरियड कितने थे? 6 थे। यहीं पे बच्चा गलती करता है, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। चीजें आसान है। 7 भाई साहब किसकी में थे? लास्ट वाली में थे। 7 किसकी में थे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में थे। तो इसमें पीरियड्स और ग्रुप और पीरियड कितने थे ये होते थे। अब इन पे इनमें भी कंफ्यूजन मत हो जाना, ठीक है। चलो, ये जो वर्टिकल कॉलम होते हैं ये आपके क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं, ठीक है। वन ग्रुप, टू ग्रुप, थ्री ग्रुप, 4 5 6 7 8। तो 8 तो क्या थे? ग्रुप थे, ठीक है। और कॉलम कितने थे? कॉलम 6 थे, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है भाई। तो ये क्या थे? आपके ग्रुप थे और ये आपके क्या थे? पीरियड्स थे। चलो ठीक है भाई। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट थे जिन्होंने मॉडर्न मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को क्या है? फॉलो अप नहीं किया था। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को फॉलो अप नहीं किया था। चलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला एग्जांपल था एल्यूमिनियम और आपका सिलिकॉन का, ठीक है। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, एल्यूमिनियम का जो मास है वो कितना है? 29.38 ग्राम, 90 29.98 ग्राम है ना। और सिलिकॉन का कितना था? 28.09 ग्राम। भाई पहले कौन सा आना चाहिए? पहले सिलिकॉन आना चाहिए। पहले कौन आना चाहिए? सिलिकॉन आना चाहिए। लेकिन इनके पीरियोडिक टेबल में पहले एल्यूमिनियम था, बाद में सिलिकॉन था। कहने का मतलब है कि एल्यूमिनियम क्या हो गया? सिलिकॉन से बड़ा हो गया। तो यहाँ पे क्या है? मॉडर्न पीरियड जो इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया। उसमें क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया। चलिए दूसरा कौन सा था भाई? दूसरा कौन सा था? चलिए कौन बताएगा? कोबाल्ट एंड निकल, शाबाश, वेरी गुड। दूसरा कौन सा था? कोबाल्ट था और निकल था। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कोबाल्ट का जो मास था वो कितना था? 58.93। और निकल का कितना था? 58.71। ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स लेवल की बातें चल रही हैं। बहुत डेप्थ में आप पढ़ रहे हो, सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है, जैसा आजकल का माहौल बन रहा है। तो कोबाल्ट और निकिल, अब किसका मास ज्यादा है भाई? किसका मास ज्यादा है? कोबाल्ट का कि निकिल का? 58.93 और इसका कितना है? 58.71। तो पहले कौन आना चाहिए था? निकिल आना चाहिए था। लेकिन पहले आया कौन? पहले आपका कोबाल्ट आया। पहले आपका क्या आया? कोबाल्ट आया। चलिए और भी कोई था? हाँ जी, कोई और भी था? पोटेशियम एंड आर्गन, ये तो नहीं था भाई पोटेशियम एंड आर्गन। हाँ जी, और कौन कौन से थे? टेल आयोडीन, पोटेशियम एंड आर्गन। भाई आर्गन उनके टाइम पे था भी कि नहीं ये तो देख लो। हाँ जी,
आर्गन उनके टाइम पे था कि नहीं था, ये तो देख लो। नोबल गैसेस उस टाइम पे थी या नहीं थी? केवल 63 ही एलिमेंट थे उस टाइम पे। टेलुरियम और आयोडीन, टेलुरियम और आयोडीन, एक ग्रा या गा इनमें से ही कोई था शायद। शायद पहुंच तो रहे हो आप लोग, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता, शायद है। क्यों भाई? हाँ जी, टेलुरियम का कितना था श्रेय भाई साहब? टेलुरियम था उनके टाइम पे। सर एक जी आर या जी, और बताओ जल्दी बताओ। तीन थे। गैमियम, गैमियम तो पीरियोडिक टेबल में नहीं होता है भाई। गौरव आप हैं क्या? चलो समझ में तो आ रहा है कि नहीं भाई, एक बार मुझे बता दो। पक्का? अच्छा, बिल्कुल सही बात है। तीसरा कौन सा था? तीसरा था आपका वेनेडियम और क्रोमियम। ठीक है, जिसको आप गैमियम बोल रहे हो ना, वो क्या था? वेनेडियम और क्रोमियम। और वेनेडियम का कितना था? 50.94। और क्रोमियम का कितना था? 50.20। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया था? ज्यादा हो गया था। तो कहने का मतलब है कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, ठीक है, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो क्या हो गई? मतलब कई जगह उसमें क्या हो गए? डिफेक्ट हो गए। ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहां से जो होती है, हालांकि पूछा नहीं जाएगा लेकिन एनसीईआरटी में दी हुई है तो आपको पूछी जा सकती है। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, ये इतनी ज्यादा फेमस हुई, ये इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हुई कि इसको क्या है, जर्मन के जर्नल में जगह मिली। जर्नल का मतलब होता है अखबार, मैगजीन वगैरह। 1872 में, ठीक है, 1872 में ये क्या है, जर्मन के जर्नल में इसको क्या है, पब्लिश किया। तो कहने का मतलब है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी चीजें हमें नहीं मिली। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हमें बहुत सारी चीजें नहीं मिली, लेकिन इसके अंदर भी क्या थे, कुछ ना कुछ डिफेक्ट थे, कुछ ना कुछ डिफेक्ट थे। ठीक है। दूसरा, उसके बाद मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी और उसमें कुछ गैप इन्होंने छोड़े थे, कुछ गैप इन्होंने खाली जगह छोड़ दिए थे। और वो खाली जगह छोड़ने का मतलब इन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे और भी क्या है, एलिमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है, एलिमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। हाँ, अनुमान लगा के इन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे और भी एलिमेंट आ सकते हैं, और वही एलिमेंट बाद में डिस्कवर भी हुए, जिसका मंगलम नाम बता रहे हैं, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। और जो बाद में जिनकी पॉसिबिलिटी थी उनके आगे इन्होंने क्या लगा दिया, ए का नाम लगा दिया। कुछ और भी थे, ठीक है। तो जो किस मतलब ये जो थे किसके सिमिलर थे, किसी ना किसी के सिमिलर थे, तो इन्होंने इसको नाम दिया एका। एका एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है कि भाई एनालॉगस टू, सिमिलर टू। तो एका बोरोन हो गया, एका एल्यूमिनियम हो गया, एका सिलिकॉन हो गया। ठीक है। तो गैप इन्होंने जो छोड़े, और उस गैप में इन्होंने बताया कि भाई और भी पॉसिबल इसमें हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे और भी एलिमेंट क्या है, अभी डिस्कवर हो सकते हैं। ठीक है। तो गैप में टू बी डिस्कवर न्यू एलिमेंट। ठीक है भाई। और यहां से क्या है, नए एलिमेंट कौन कौन से निकल के आए? स्कैंडियम, सेकेंड है आपका गैलियम, और थर्ड है आपका जर्मेनियम। चलिए, ठीक है भाई।
नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या थी, ठीक है, क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, सेकंड है आपका गैलियम और थर्ड है आपका जर्मेनियम। चलिए ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या थी, ठीक है, क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी और इसकी जो लिमिटेशंस थी, और लिमिटेशंस क्या थी, तो पहली जो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस थी कि ये क्या है, हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाए थे, ठीक है, could not be fix the position of hydrogen, could not be fix the position of hydrogen। यानी कि हाइड्रोजन किधर आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा सब्सटेंस है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एक होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एक होता है। अब एक क्या होता है, ये डोनेट भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। तो इसको हम फर्स्ट ग्रुप में रखें, इसको 17 ग्रुप में रखें, तो ये इन्होंने ये नहीं बता पाए थे। तो इनका जो सबसे बड़ा लिमिटेशन था वो क्या है, यही था। इनका जो सबसे बड़ा लिमिटेशन था वो यही था। सेकंड जो इनका लिमिटेशन था वो ये था, सेकंड जो इनका लिमिटेशन था वो ये था कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, और उस पीरियोडिक टेबल को किस पे बनाया था, एटॉमिक मास पे बनाया था। लेकिन बाद में क्या हुए, आइसोटोप की डिस्कवरी हुई, आइसोटोप वाज डिस्कवर्ड, ठीक है। अब आइसोटोप क्या होते हैं भाई, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सेम होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। मतलब कहने के लिए अब क्या हो गया कि भाई मान के चलो कि कोई भी एक एलिमेंट है और उसके तीन आइसोटोप है, उसके तीन आइसोटोप है, और मेंडलीव के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसके लिए तीन कॉलम ब्लॉक करने पड़ेंगे, यानी कि वो सेम एलिमेंट तीन जगह आएगा। यही तो हो गया। तो ऐसा हो नहीं सकता भाई, एक एलिमेंट को एक ही बॉक्स मिलेगा, एक एलिमेंट को एक ही बॉक्स मिलेगा। कल को आप फौज में जाओगे, आप बोलो कि सर एक क्वार्टर मेरे लिए भी दे दो, एक बंदी के लिए भी दे दो, एक इसके लिए भी दे दो। तो ये क्या हो गया, ये भी इसकी क्या थी, सेकंड सबसे बड़ी लिमिटेशंस थी। ये क्या थी, इसकी सेकंड सबसे बड़ी लिमिटेशंस थी, ठीक है भाई। तो कई बार पूछ ले जाते हैं व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव। पहला था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरा था आइसोटोप डिस्कवर होने से ये क्या हो गया था, फेल हो गया था, क्योंकि इन्होंने इसके बारे में कोई भी डिस्कस नहीं किया था। और तीसरा जो इनका प्रॉब्लम था जेंटलमैन का, वो ये था कि इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो क्या थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे थी। ये आप सभी को पता है कैसी थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। लेकिन यहां पे हमने क्या देखे, कुछ इरेगुलर पैटर्न्स देखे, जहां पे मास क्या है, इंक्रीज ना होके क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। जहां पे मास इंक्रीज ना होके डिक्रीज हो रहा था, मतलब फर्स्ट के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो इंक्रीज ना होने की वजह से डिक्रीज हो रहा था, जैसे अभी मैंने आपको इसके एग्जांपल बताए। तो कहने का मतलब था कि भाई तीन लोग अभी तक आ चुके थे, पहले थे डोबरनियर, और दूसरे थे ऑक्टेट, और तीसरे थे मैंडलीव, ठीक है। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। तो पहली चीज, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आंसर दिया था मेंडलीव, आपका आंसर गलत है। मेंडलीव ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं बताया था। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल
अलग थी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अलग थी। तो मेंडलीव हालांकि काफी हद तक क्या है रिजल्ट तक पहुंच चुके थे, लेकिन इनके क्या है कुछ खामियां थी जिसकी वजह से क्या हो गया, इनका भी ये क्या हो गया, फेल हो गया है ना। लिमिटेशंस में हाइड्रोजन की पोजीशन, आइसोटोप्स के लिए कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं, और तीसरा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इनका क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो इसके बाद सबका बापू आता है, बापू के भी बापू का भी बापू, और उसका नाम क्या था, हेनरी मॉजले। क्या था, हेनरी मॉजले। ठीक है, तो नाम में ही मौज छुपी हुआ, तो हेनरी मॉजले आए और हेनरी मॉजले सबकी मौज ले गए। कह रहे डोबरनियर तू भी बैठ, और ऑक्टेव तू भी बैठ, और मेंडलीव तू भी बैठ, बहुत हो गया तुम्हारा, है ना। मान के चलो कि कोई बड़ा कलाकार आ गया हो, अब बड़ा कलाकार जब आएगा तो छोटे कलाकारों को स्टेज पे जगह नहीं मिलेगी, कह रहे तू भी बैठ, तू भी बैठ, और तू भी बैठ। हेनरी मॉजले इन द टाइम ऑफ 1930, है ना, इन द टाइम ऑफ 1930, और इन्होंने क्या है, क्या कर दिया, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, और दे वर द फर्स्ट साइंटिस्ट। इन्होंने अपनी जो बेस बनाया वो किसको बनाया, एटॉमिक नंबर को बनाया। इन्होंने बोला कि आप तक आप सभी ने एटॉमिक मास के बेसिस पे इनको बनाया है, लेकिन आई विल डिफाइन इट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। यानी कि इन्होंने बोला कि एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब था कि एटॉमिक नंबर क्या है, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है रादर देन एटॉमिक मास से। सो हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, हेनरी मॉसले ने दी थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, हेनरी मॉसले ने दी थी। तो उम्मीद करता हूं कि गलतियां नहीं करोगे, ठीक है, और साथ में इनके क्वेश्चंस को भी क्या है करोगे। चलो एक बार मुझे बताओ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर वैसे ही मेहनत लग रही है। हाँ जी जी, बिल्कुल पक्का, चलो ठीक है, ओके। तो हेनरी मॉजले के आने के बाद, हेनरी मॉजले ने क्या है, इनको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लगाया, और एटॉमिक नंबर, चलिए थोड़ा सा बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कोई भी एटम होता है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है, और दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। और यदि मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, तो ये कोई भी एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो इसका जो सारा मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यदि मैं इनके रिलेटिव मास के बारे में बात करता हूं, हालांकि मैंने पहले भी बताया है, तो रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन का 0 हो जाता है, प्रोटॉन का 1 और न्यूट्रॉन का 1। यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता है, सारा मास कहां होता है, सेंटर में होता है, और इलेक्ट्रॉन कहां होता है, सरफेस पे बाहर घूमता रहता है। लेकिन अभी हमें यहां पे जो ध्यान में रखना है कि एटॉमिक नंबर कैसे डिसाइड होता है, तो एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। भाई हमने इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लिया, इलेक्ट्रॉन को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी का सगा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन किसी का सगा नहीं होता है, ये जैसा माहौल देखता है वैसा ही बदल देता है, ये अपनी स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है ना। यानी कि अपने नेचुरल स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में तो वैसा ही रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर रहेंगे, लेकिन आयनिक स्टेट में ये क्या होता है, आयंस का ट्रांसफर कर लेता है।
तो कहने का मतलब है कि जो हेनरी मॉजले पीरियोडिक टेबल थी वो किस पे थी, एटॉमिक नंबर, या फिर मैं इसको कह सकता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेस पे थी। जितने नंबर होंगे प्रोटॉन के उतनी ही क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी होगी, वैसे ही उसकी क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, चलो एक बार मुझे बताओ, और यहां तक कुछ समझ में ना आया हो तो पूछना। सर पतली कोर होता है, एनर्जी मिल गया और गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पक्का समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। चलो ठीक है, दिस इज योर पीडीएफ आल्सो, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ओके, एंड अब यहाँ पे देखो सारी चीजें लिखी हुई होंगी। ठीक है, 198, 98, 20 है ना, और 98 लिखा हुआ है इसमें, मैंने 94 बताया था ना, तो इसको 94 कर लेना, 94 होगी। सर बाकी की 10 मिनट की ब्रेक मांगता है, ब्रेक चाहिए क्या? चलो ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, इसमें मैंने डोबर्नियर भी बताया है, न्यूलैंड भी बताया है। ठीक है, उसके बाद मैंडलिक पीरियोडिक टेबल, और पीरियड साथ है इसमें यार, मैंडली 11 बजे से मैथ है। चलो कोई बात नहीं। लिमिटेशंस, ठीक है, ये आपका लिमिटेशंस हो गया फिर, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया मॉजले। ठीक है, एंड ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड। चलो ठीक है, फिर कल बाकी यहां से हम कल करेंगे। ठीक है, कल 9 बजे शुरू कर देंगे। ठीक है। चलो भाई, ठीक है, मिलते हैं फिर 2 बजे अपना